नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस कड़ी के अंदर अब हम अपने वीडियो को दो तरीके से पढ़ेंगे। अपन एक सेशन के अंदर थ्योरी पढ़ेंगे और एक सेशन में एमसीक्यूज के कुछ वीडियो सॉल्व करेंगे जो कि एम्स एग्जाम के पैटर्न के ऊपर चलेंगे। और ये मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में अपनी मदद करेंगे। तो आप इसी तरीके से लगातार चैनल से जुड़े हुए रहिए। यहाँ आप के पास में वो सारी जो है तरीके आजमा के वो सारी चीज़ें पहुंचाई जाएगी जो आपको जल्दी से जल्दी एम्स के एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद कर सके। मेरे इस चैनल के अलावा आप मेरा फेसबुक पेज राजू सर के नाम से है, वहाँ जरूर जाएं। वहाँ भी आपको कुछ जो है जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस मिलते रहते हैं जो ओल्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसके अलावा इसी चैनल के जो पोर्शन कम्युनिटी पोर्शन है वहाँ पे भी आपको कुछ जानकारी मिलती रहती है। तो एमसीक्यू के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। Question number 1. The nurse is changing the tapes on a tracheostomy tube. The client cough and the tube is dislodged. चेंज कर रही है टेप, और किसकी टेप चेंज कर रही थी? ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो होती है वो ट्रेकिया के अंदर होल बना के एक स्टोमा क्रिएट किया जाता है इन द ट्रेकिया, डायरेक्टली इन द ट्रेकिया, और वहां पे एक ट्यूब डाली जाती है, उसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कहते हैं। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जब इंसर्ट की जाती है तो उसको एक टेप के द्वारा नेक में होल्ड करके रखा जाता है ताकि ट्यूब जो है वो बाहर ना आए। तो उसको फिक्सेशन के लिए दोनों साइड से स्ट्रिप काम में ली जाती है, टेप काम में ली जाती है, और उससे उसको टाई किया जाता है नेक में पीछे की तरफ। तो वो टेप जो होती है, गाइडलाइन कहती है कि उस टेप को डेली चेंज करना होता है। तो मरीज को ट्यूब लगी हुई थी और नर्स जो है उसके उस टेप को चेंज कर रही थी। चेंज करते समय क्या किया, मरीज को कॉफ हुआ, है ना, इरिट हुआ, ट्यूब हिला शायद, तो उसको कॉफ हुआ, और कॉफ करने की वजह से ट्यूब जो है वो डिस्क्लोज्ड हो गई। डिस्क्लोज का मतलब होता है ट्यूब जो है वो बाहर आ गई, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो है वो बाहर आ गई। देखिएगा, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जब हम काम में लेते हैं तो उसको इंसर्ट करते समय ऑब्टूरेटर होता है उसके साथ में, और ट्यूब डालने के बाद में ऑब्टूरेटर को बाहर निकाल के बेड साइड हम रखते हैं ताकि जब भी ट्यूब डिस्क्लोज हो जाए तो हम ऑब्टूरेटर के यूज से ट्यूब को वापस रिप्लेस कर सके, है ना। तो वो ऑब्टूरेटर हमेशा बेड साइड रखना होता है। अभी हमारा ट्यूब डिस्क्लोज हो गया है, क्या इनिशियल नर्सिंग एक्शन होगा, ये सवाल ने पूछा हुआ है ना। ट्यूब के डिस्क्लोज होने पे नर्सिंग एक्शन की एक गाइडलाइन है, उसके अनुसार इसका आंसर बनता है। अगर आपको वो पता है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो क्या इनिशियल नर्सिंग एक्शन होना चाहिए? सबसे पहला है, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू री इंसर्ट द ट्यूब। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ट्यूब वापस इंसर्ट करने का बोलेंगे, री इंसर्टिंग ऑफ द ट्यूब है। सेकंड वन, वेंटिलेट द क्लाइंट यूजिंग ए मैनुअल रिससिटेशन बैग एंड फेस मास्क। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन का वहां सहारा लेंगे, मरीज को वेंटिलेट करेंगे। वेंटिलेशन करने का तरीका है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। तीसरा पूछ क्या कहा गया है, कवर करेंगे उस ट्यूब वाली साइट को विद स्टेराइल ड्रेसिंग टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए स्टेराइल ड्रेसिंग से वो जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जहाँ लगी हुई थी उस स्टोमा को, स्टोमा कहते हैं उसको, और स्टोमा का मतलब होता है बॉडी में कहीं भी एक ओपनिंग करना और उसको ओपन ही रख देना, उसको स्टोमा बोलते हैं। वो जो ओपनिंग है, ट्रेकिया में है तो ट्रेकियोस्टोमी, स्टोमक में है तो गैस्ट्रोस्टोमी, नेफ्रॉन में है तो नेप्रोस्टोमी, कोलन में है तो कोलेस्टोमी, है ना। इस तरीके से जहां पे भी आपने ओपनिंग बनाई है उसको स्टोमा कहते हैं। तो ये जो स्टोमा है उस स्टोमा को स्टेराइल ड्रेसिंग गॉज से कवर कर दो ताकि वहां पे क्या नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो। और लास्ट वन लिखा हुआ है, कॉल द रेस्पिरेटरी थेरेपी डिपार्टमेंट में कॉल करेंगे और उनको कहेंगे कि आप री इंसर्ट करो किसको, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को। ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, और ट्यूब जो है उसको आपको क्या अब क्या मैनेजमेंट रहेगा। देखिएगा, जब भी ट्यूब डिस्क्लोज हुई है तो सबसे पहले मरीज को क्या दिक्कत होगी, सांस में प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि ट्यूब हमने मरीज को सांस वेंटिलेट करने के लिए ही लगा रखी थी, और जैसे ट्यूब बाहर आई है तो ट्यूब वाली साइड तो ब्लॉक हो जाएगी, मरीज जैसे ही सांस लेगा तो उसको क्या होगा, सांस में दिक्कत होगा। तो सांस में दिक्कत होगा तो अगर ऑप्शन के अंदर सबसे पहले वेंटिलेट करने का तरीका दिया हुआ है तो डेफिनेटली जवाब होगा, जैसे आंसर बी ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेंटिलेट द क्लाइंट यूजिंग ए मैनुअल रिससिटेशन बैग एंड फेस मास्क। ये आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, मरीज को वेंटिलेट करो। लेकिन ये सवाल जब एग्जाम में पूछा गया था तब ये ऑप्शन नहीं था। जब वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं होता है तो दूसरी नंबर पे यहाँ पे प्रायोरिटी जो हमारी बनती है कि वेंटिलेट करने का और तरीका क्या है कि जहां ट्यूब लगी हुई थी उसी ओपनिंग को ओपन ही रखो ताकि मरीज अपना वेंटिलेट होता रहेगा। ट्यूब क्या कर रही थी, ट्रेकिया को ओपन रख रही थी, और अगर हम ओपन रख दें, अगर उसको पकड़ गए तो मरीज जो है उसको सांस में दिक्कत नहीं होगी, वो वेंटिलेट होता रहेगा। तो
दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एक कवर द ट्रिक, सॉरी जो है वो ऑप्शन यहाँ नहीं है कि मरीज जो है उसका जो स्टोमा है, जो सूचर है, जो रिटेंशन सूचर है, उसको ग्रास्प करना। ऑप्शन मिलता है ग्रास्प कर, ग्रास्प मतलब पकड़ के रखेंगे, ग्रास्प द रिटेंशन सूचर, रिटेंशन सूचर, रिटेंशन सूचर, रिटेंशन सूचर को ग्रास्प करके रखेंगे एंड स्प्रेड करके रखेंगे, स्प्रेड मतलब फैला के रखेंगे द ओपनिंग, जो ओपनिंग है उसको क्या करेंगे, फिर इससे मरीज क्या होगा, तो ये भी वेंटिलेट करने का तरीका है ना, ये है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि बैग एंड मास वेंटिलेशन करना थोड़ा जो है मुश्किल है, या वहाँ पे इतना ज्यादा मदद नहीं करेगा, तो ये सबसे अच्छा तरीका। लेकिन यहाँ कहीं ऑप्शन में था नहीं, तब वेंटिलेट करने का ये तरीका मैंने काम लिया। लेकिन अगर ये ऑप्शन में है तो सबसे बचा आंसर ये है कि ग्रास्प द रिटेंशन सूचर एंड स्प्रेड इट। इसके अलावा हम ट्रेकियल डायलेटर भी वहां पे होते हैं जो काम में लेते हैं स्टोमा को ओपन रखने के लिए, ट्रेकियल डायलेटर ये भी यूज किए जाते हैं, ये भी ऑप्शन में आया हुआ है एग्जाम में। तो ट्रेकियल डायलेटर भी अगर लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो वो भी इसको ओपन रखने में और वेंटिलेट में ही मदद करेगा, तो वो काम में ले सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा जो है ट्यूब को री इंसर्ट कर सकता है, इमीडिएटली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द ऑब्टूरेटर कि ट्यूब जो है उसको रिप्लेस कर दो वापस, अगर ऐसी पॉलिसी है हॉस्पिटल की, वो भी किया जा सकता है, वो भी वेंट। तो बेसिकली जब भी ट्यूब डिस्क्लोज होती है तो मरीज को वेंटिलेट करने के तीनों तरीके, चाहे बैग एंड मास्क को, चाहे सूचर को स्प्रेड कर दो ग्रास्प करके या ट्रेकियल डायलेटर से, या तीसरा तरीका है ट्यूब को री इंसर्ट कर दो खुद ही, ये तरीके सबसे अच्छे हैं। अच्छा, ट्यूब ये ऑप्शन दिया हुआ है कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू रीइंसर्ट और कॉल द रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट टू रीइंसर्ट, तो ये दोनों बातें एक ही तरह की है, इसलिए आंसर कभी भी नहीं बन सकते। और सी ऑप्शन जो दिया हुआ है कि कवर कर देंगे साइट को स्टेराइल ड्रेसिंग से इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, सबसे वर्स्ट आंसर है, क्योंकि हाथों हाथ कोई इमीडिएट इन्फेक्शन होते नहीं और कवर करने से मरीज की सांस रुक जाएगी। तो प्रायोरिटी है कि पहले उसकी ब्रेथ को तो वेंटिलेट तो करके रखे मरीज को, तो बी आंसर यहाँ पे सबसे अच्छा मान रहे। The nurse should tell the adolescent that it is best to take the iron which with item, आयरन को किसके साथ में लेना चाहिए, आयरन का इंटेक किसके साथ में करना चाहिए। हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगी। तो हमने पढ़ा आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आयरन के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, मदद करता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किसको कहते हैं, विटामिन सी को। सिट्रेट, सिट्रेट, एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये कुछ चीजें जो होती है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन क्या करती है, मदद। एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे, इसलिए आयरन का किसके साथ में दो, इन्हीं चीजों के साथ में दो। अच्छा, कौन सी, ये तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगी। कौन कौन सी चीजें जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देती है उनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था फाइटेट्स, फाइटेट्स जो होते हैं वो व्हीट में पाए जाते हैं, वो एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। हमने पढ़ा था टेनेट्स, टेनेट्स जो होता है वो टी के अंदर पाया जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं, कार्बोनेट एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, ये वो चीजें जो आयरन का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। तो हमें मदद करने वाली चीजें देनी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोला, तो कोला जो है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा उल्टा, तो ये मदद नहीं करेंगे। सोडा, कोला और सोडा एक ही चीज है ना। तो और वाटर जो है उसका कोई कंसेप्ट, मतलब इन चीजों के अंदर ये बातें नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रेट, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये कुछ भी नहीं है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है टोमेटो जूस, बिल्कुल टोमेटो जूस। टोमेटो जूस में क्या क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, इसके अंदर क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड भी है, इसके अंदर क्या होगा, सिट्रिक एसिड भी है, और इसके अंदर मैलिक एसिड भी पाया जाता है, मैलिक एसिड। टोमेटो कंटेंट एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड। तो टोमेटो जूस इज द बेस्ट आंसर, टोमेटो जूस यहाँ पे पेशेंट को दिया जाएगा, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। नेक्स्ट वन, द होम केयर नर्स विजिट ए क्लाइंट विद सीओपीडी हु इज ऑन होम ऑक्सीजन एट 2 लीटर पर मिनट। सीओपीडी का मरीज है और उसकी होम ऑक्सीजन कितने पे चल रही है, 2 लीटर पर मिनट पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ याद रखिएगा, सीओपीडी के मरीज को ऑक्सीजन कभी भी 2 लीटर से ज्यादा नहीं देनी होती है, क्योंकि अगर आप उसके CO2 को ज्यादा हाई कंसेंट्रेट ऑक्सीजन देके रिप्लेस कर दोगे तो रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेस होने से वो मरीज जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि CO2 गैस जो होती है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने का काम करती है। इसलिए 2 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन सीओपीडी के मरीज को नहीं देते और 2 लीटर पे ही चल रहा है, ये बिल्कुल सही है। क्लाइंट को रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 22 ब्रेथ हो गई, ये थोड़ी ज्यादा है ना। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो 12 से 20 होनी चाहिए, एवरेज 16 होती है, ये 22 है, तो 22 ज्यादा है।
एंड द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ इंक्रीज डिस्निया, और मरीज की कंप्लेन है कि उसको क्या हो रहा है, सांस में दिक्कत। द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन, तो सबसे पहला एक्शन आपका क्या होना चाहिए इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर। 2 लीटर से ऑक्सीजन चल रही है, सीओपीडी का मरीज है, रेस्पिरेशन रेट 22 है और मरीज को क्या हो रहा है, डिस्निया की कंप्लेन कर रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है। क्या अगला एक्शन होना चाहिए आपका? फर्स्ट वन है डिटरमाइन द नीड टू इंक्रीज द ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन बढ़ाने की जरूरत लग रही है। हमने पहले ही बोला है सीओपीडी के मरीज में 100 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन देने पे हम फायदे की जगह नुकसान कर देंगे, तो ये आंसर कभी मत करना। जबकि हमें सबसे पहले ये लगता है कि रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई तो ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तभी मरीज को आराम आएगा, पर ऑक्सीजन यहाँ किसी भी हालत में आपको नहीं बढ़ानी है, और इसको सबसे पहले गलत कर दीजिएगा। एग्जाम में जो पहला ऑप्शन होता है वही गलत होता है और हमें वही सही लगता है, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, तो ये हमेशा गलत रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कॉल इमरजेंसी सर्विसेज टू कम टू द होम, तो ये सिचुएशन में इमरजेंसी सर्विस को घर पे बुलाएंगे, ये लिखा हुआ है। अगला है रीएश्योर द क्लाइंट दैट देयर इज नो नीड टू वरी, मरीज को कहें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो देखिएगा डेफिनेटली शायद ये जरूरत पड़ सकती है कि इमरजेंसी सर्विस को बुलाएं, ये बात तो गलत है कि मरीज जो है उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन रेट अबनॉर्मल है, वी ऑल नो, तो ये बात तो गलत हो गई। और ऑक्सीजन को हम बढ़ा नहीं सकते, दोनों ऑप्शन गलत है। अच्छा, इमरजेंसी सर्विस को बुलाने से पहले आई थिंक इस सिचुएशन में जब मरीज को रेस्पिरेशन रेट वाइट है और वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको सांस में दिक्कत हो रही है, तो हमें और ज्यादा असेसमेंट बहुत जरूरी है कि वास्तव में सांस में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका सैचुरेशन कितना है वो चेक करो, उसका जो है रेस्पिरेशन का पैटर्न सही है कि नहीं है वो चेक करो, क्योंकि सिर्फ रेट पता है हमें यहाँ पे और मरीज कंप्लेन कर रहा है, लेकिन वास्तव में हमें लगना चाहिए वास्तव में उसको हाइपोक्सिया हो रहा कि नहीं हो रहा, ये हमें देखना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ है देन वी कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज। तो इमरजेंसी सर्विस को बुलाने से पहले यहाँ पे हमें क्या चाहिए, और इंफॉर्मेशन चाहिए मरीज के स्टेटस के बारे में, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए SpO2 के बारे में, हमें इसमें चाहिए रेस्पिरेशन पैटर्न के बारे में, है ना। ये सब चीजें कलेक्ट करने के बाद में अगर हमें लगता है कि इमरजेंसी है देन वी हैव टू कॉल, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, द क्लाइंट देखो एक एक लाइन को क्लियर करते रहो, सिचुएशन दी हुई है, मरीज को क्या हो रहा है, चेस्ट पेन। द क्लाइंट इज एक्सट्रीमली रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा उसको रेस्टलेसनेस हो रही है। रेस्टलेसनेस तभी होती है जब बॉडी में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी, है ना। ऑक्सीजन जब कम हो जाता है तब बॉडी पेशेंट को रेस्टलेसनेस होती है, तो रेस्टलेसनेस हो रही है इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी है। फ्राइटन, डरा हुआ है मरीज, और डिस्निक है, फ्राइटनड है, रेस्टलेसनेस है, दैट मीन इज दैट देयर इज हाइपोक्सिक कंडीशन। इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्रिप्शन मिल गया हमें, और प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन दो नेजल कैनुला से 4 लीटर से, दूसरा लिखा हुआ है ट्रोपोनिन टेस्ट कराओ, तीसरा है क्रिएटिनिन CPK, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज कहलाता है, CPK MB ये कार्डिक मार्कर है, और ट्रोपोनिन भी कार्डिक मार्कर है, तो CPK MB चेक कराओ। आइसो एंजाइम ब्लड लेवल मायोग्लोबिन और समथिंग लाइक दैट वो चेक कराओ। चेस्ट एक्सरे करवाओ मरीज का, और 12 लीड का एक ECG कराओ मरीज का। क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ऑक्सीजन लगाओ, टॉप टी, CPK MB और आइसो एंजाइम चेक कराओ, चेस्ट एक्सरे कराओ, और एक ECG कैरीड आउट कराओ। कौन सा एक्शन आप सबसे पहले लेंगे? हमें हमेशा प्रॉब्लम को देखना है, तब हम एक्शन ले पाते हैं। मरीज की प्रॉब्लम है चेस्ट पेन, और मरीज को रेस्टलेसनेस, फ्राइटन और डिस्निक हो रहे हैं, ये मरीज की प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इस तरह के सवाल में हमारी प्रायोरिटी रहती है पोजीशन और ऑक्सीजन, और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के नंबर आते हैं, चाहे चेस्ट एक्सरे हो, चाहे ECG हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, ये सारे बाद की बात है। तो इन सारे जो प्रिस्क्रिप्शन है इनमें एक इंपॉर्टेंट बात है, पोजीशन यहाँ दिया हुआ नहीं है लेकिन ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। हम ECG पहले करेंगे, ECG से पहले हमें ऑक्सीजन लगानी है क्योंकि मरीज के सिम्टम है। हम उसका ब्लड सैंपल ड्रॉ करेंगे, इससे पहले हमें ऑक्सीजन लगानी है, हम उसमें ऑक्सीजन लगाएंगे, ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोली गई है। और हम एक्सरे कराएंगे, तो हमने बोला इन्वेस्टिगेशन कराने से पहले आपको वहां पे क्या करना है, ऑक्सीजन पहले लगानी है, अप्लाई द ऑक्सीजन टू द क्लाइंट बिकॉज पेशेंट इज रेस्टलेसनेस एंड पेशेंट इज फ्राइटन्ड एंड पेशेंट इज डिस्निक, तो वी हैव टू अप्लाई द ऑक्सीजन फर्स्ट टू द क्लाइंट।
नेक्स्ट द नर्स इज रिव्यू द एबीजी रिजल्ट ऑफ द क्लाइंट एंड नोट्स द फॉलोइंग। देखो एबीजी का क्वेश्चन जब भी आता है तो तीनों वैल्यू आप चेक करते रहो। पीएच 7.30, नॉर्मल कितना होता है 7.352, 45352, 7.45, ये नॉर्मल वैल्यू है और यहाँ पे 7.30। दूसरा PaCO2 नॉर्मल कितनी होती है 35 to 45 mmOPHg, यहाँ कितना है 50 mmOPHg, ये है यहाँ पे वैल्यू नॉर्मल होती है 35 to 45 mmOPHg। तो पीएच जो है वो तो है 7.35 से कम मतलब कम, और CO2 क्या है ज्यादा। पीएच कम और CO2 जब भी ज्यादा होती है तो कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। कंडीशन कौन सी होती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये कंडीशन होती है। अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल है तो ये प्योर एसिडोसिस है, नहीं तो पार्शियल कंपनसेशन और जो है कंपनसेटेड ऐसा कुछ होगा। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हो ही गया। अच्छा बाइकार्बोनेट देखें HCO3, तो HCO3 जो है वो है 22 मिलीकुलेंट पर लीटर और नॉर्मल वैल्यू होती है 22 to 27। इसका मतलब ये जो वैल्यू बाइकार्बोनेट की है 22 to 27 मिलीकुलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू बाइकार्बोनेट की है ये क्या है नॉर्मल। जब ये नॉर्मल है तो इसी से हम रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नहीं इट्स नॉट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस the pH is low and CO2 is normal and bicarbonate is low। बाइकार्बोनेट कम और pH कम होता है तब वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, जब pH ज्यादा, ये कब होगा जब pH क्या होगी ज्यादा और CO2 क्या होगी कम। ये कब होगा जब pH क्या होगी कम और बाइकार्बोनेट क्या होंगे कम, CO2 नॉर्मल, तब ये होगा। और ये कंपनसेटेड तब होगा जब CO2 और वो चीजें कंपनसेट करेगी। अच्छा तीसरी चीज है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये कब होता है जब पीएच भी ज्यादा और बाइकार्बोनेट भी ज्यादा, तब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये तीनों सिचुएशन नहीं है, या तो पीएच कम है और CO2 ज्यादा है, और ये होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आंसर क्या बनेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, डी इज द करेक्ट वन। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द करेक्ट वन। पीएच कम CO2 ज्यादा इज द, और ये अनकंपनसेटेड है क्योंकि बाइकार्बोनेट नॉर्मल है। अगर बाइकार्बोनेट कम होते तो शायद वो कंपनसेशन की कैटेगरी में आता, या वो जो भी है पार्शियल और कम, ये हम पढ़ेंगे एक अलग लेक्चर के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दैट इज अनकंपनसेटेड। नेक्स्ट वन है क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मरीज है एंड सेज टू द नर्स आई शुड हैव डाइड, मुझे मरना होगा। आई हैव ऑलवेज बीन ए फेलियर, मैं हमेशा से ही असफल हूँ और असफल ही रहा हूँ, तो मुझे मर जाना चाहिए। द नर्स शुड टेक विच थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट, कौन सा रेस्पॉन्स आपका अब थेराप्यूटिक होगा। ये मरीज का स्टेटमेंट था। मरीज डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मरीज वो होता है जो होपलेस, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस होता है। तो ये मरीज जो होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेसनेस है, उस मरीज की स्टेटमेंट है कि उसे मर जाना चाहिए क्योंकि वो हमेशा से ही फेलियर है। तो आप उसको क्या रेस्पॉन्ड करेंगे एज ए थेराप्यूटिक। आई सी ए लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन यू, मैंने तुम्हें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखी है। देखिएगा डिप्रेशन के मरीज को इस तरह की बातें, जब वो अपने फेलियर को मान चुका है उस समय इस तरह की बातें वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वहां पे ये बातें वो नहीं समझ पाएगा, वो उसको अच्छे से ये लगेगा कि आप उसको फालतू का बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी चीज पॉजिटिव नहीं होती है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आई सी ए लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग इन यू, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर एट दैट पर्टिकुलर, इट्स नॉट ए थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स। सेकेंड वन, यू स्टिल हैव ए ग्रेट डील टू लिव फॉर, तुम्हारे पास में अभी भी जीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो कह रहा मेरे पास में कुछ भी नहीं है, आप कह रहे हो बहुत सारी है, ये चीज वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये सेम चीज होगी जैसा ये ऑप्शन में, यहाँ भी आपने उसको एक होप दी, यहाँ भी एक होप की बात कर रहे हो, लेकिन वो होपलेस है। तो आपकी इन बातों को वो मरीज एट प्रेजेंट सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं कर पाए। न्यूरोसिस के मरीज में ये बातें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन डिप्रेशन एक साइकोसिस की प्रॉब्लम है, और साइकोसिस वाले मरीज को पॉजिटिव अप्रोच वाली बातें यहाँ पे समझ में नहीं आती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों ही एक ही तरह का भाव देते हैं कि पॉजिटिव थिंग्स इन यू और स्टिल हैव ए ग्रेट डील टू लिव फॉर यू, बहुत सारी चीजें हैं और वो कह रहा है मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो आपकी इन बातों को मरीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स आपके वहां पे नहीं बन सकते। अगला ऑप्शन है फीलिंग लाइक ए फेलियर इज पार्ट ऑफ योर इलनेस, तुम्हारी बीमारी के अंदर फेलियर वाली फीलिंग का आना कॉमन है। अगर आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो वो मरीज आपको भी बोलेगा कि ये क्या है, व्हाट इज इलनेस, हु इज इल, आई एम नॉट इल, बिकॉज
द पेशेंट विद साइकोसिस हैव एब्सेंट ऑफ इंसाइट। इनमें इंसाइट जो होती है, इंसाइट जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट। इंसाइट का मतलब होता है कि वो हमेशा यही कहेगा कि वो उसको बीमारी है ही नहीं, है ना, तो वो कभी बीमारी को मानने को तैयार नहीं है ना। द पेशेंट इज सिजोफ्रेनिक एंड डिप्रेशन एंड मैनिक। तो साइकोसिस के मरीज में इंसाइट जो होती है वो एब्सेंट होती है और उसके कारण वो इन चीजों को नहीं मानेंगे। तो आप ये स्टेटमेंट, थेरेपेटिक स्टेटमेंट नहीं बन सकता आपका कि आप कहो कि तुम्हारी बीमारी में ये चीजें तो कॉमन है, ऐसी आती रहेगी, आती नहीं रहेगी, बिकॉज दीज थिंग्स में लीड टू सुसाइड। तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी थेरेपेटिक नहीं बन सकता यहाँ पे। तो ये तीनों ही बातें जो है वो गलत है। लास्ट वन, यू हैव बीन फीलिंग लाइक ए फेलियर फॉर सम टाइम नाउ। देखो एक बात तो है कि हमारे पास में भी चूज करने के लिए और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि तीनों को हम गलत कर चुके हैं। तो आंसर तो यही बनना चाहिए। और ये क्यों बनना चाहिए, इसका भी रैशनल है यहाँ पे कि यू हैव बीन फीलिंग लाइक ए फेलियर फॉर सम टाइम नाउ। तुम्हें कुछ टाइम के लिए अभी फेलियर वाली फीलिंग आएगी। ये ऊपर वाले और इस ऑप्शन में ऑपोजिट भाव है। वहां बोला कि तुम्हारी इलनेस का ये पार्ट है, और यहाँ हमने बोला कि कुछ टाइम के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि जब डिप्रेशन के मरीज को हम ड्रग्स देते हैं तो धीरे धीरे वो होपफुल, हेल्प फीलिंग और इस तरह का फीलिंग उसमें आने लगता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आने लगता है विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। तो जब हम ड्रग्स शुरू करेंगे तो उसमें धीरे धीरे वापस ये चीजें रिकवर होना शुरू होगी। तो वास्तव में उसको लगेगा कि हाँ फेलियर वाली फीलिंग जो है वो अब उसमें जाने लगी है। तो उसको कहेंगे ये कुछ टाइम के लिए तुम्हारे साथ में, और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो ये रेस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे क्या है, थेरापेटिक रेस्पॉन्स है इस तरीके के मरीज के अंदर। तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम में आए हुए हैं। इस तरह के एमसीक्यू जो है आगे के वीडियो में भी हम कंटिन्यू रखेंगे। अब जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो जरूर करें और मैक्सिमम लोगों तक इन वीडियोज को पहुंचाने में मदद करें। थैंक यू।